हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है पाथ आईएएस एकेडमी द्वारा चलाई जा रही सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट हो चुका है। पहला टेस्ट निबंध पे था। जो आंसर कॉपीज है वो भी आपको मिल चुकी होंगी। इस कॉपीज से जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिले हैं इसी पे आज हमारा वीडियो आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला स्लाइड जनरल ऑब्जर्वेशंस पे है। टेस्ट के दौरान जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस मिले हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, हैंडराइटिंग पुअर है। इन जनरल हमने ये पाया है कि कैंडिडेट्स को हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है। अच्छी हैंडराइटिंग से इवेलुएटर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। अगर हम ये देखें कि अगर आपकी क्वालिटी है आपके कंटेंट में और हैंडराइटिंग पुअर है तो इससे काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ता है। सेकेंडली, टॉपिक मेंशन नहीं करना। अगर आप टॉपिक मेंशन नहीं करते हैं तो इवेलुएटर को एक अनक्लियर मैसेज जाता है कि ये किस टॉपिक पे लिख रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर इन दोनों विषयों को पूछा गया है सीजी पार्ट में, और ये दोनों टॉपिक्स मिलती जुलती हैं। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं कि किस टॉपिक पे आपने स्टार्ट किया है तो इवेलुएटर को नहीं पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो इसलिए आप टॉपिक जरूर मेंशन करें। थर्ड पॉइंट है, हमने पाया है कि कुछ कैंडिडेट सिर्फ पेजेस भर रहे हैं। उन्होंने चारों एसेस को अटेम्प्ट किया है और पूरे पेजेस उन्होंने फिल किए हैं, बट उसमें कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं है। तो आप ऐसा बिल्कुल परसेप्शन ना रखें कि अगर हम पेजेस भरते हैं तो हमें मार्क्स अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है। ऐसे में आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स दिखाने हैं और कुछ फैक्ट्स को रखते हुए, तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि पेजेस सिर्फ ना भरें, उसमें क्वालिटी कंटेंट भी डालें। उसके बाद सफिशिएंट वर्ड्स ना होना ऐसे में। ये प्रॉब्लम जो है सभी कैंडिडेट्स में पाई गई है कि इन्होंने सफिशिएंट वर्ड्स नहीं लिखा है। अगर आप सिलेबस को देखें तो 750 वर्ड्स में आपको एक ऐसे को लिखना है। अगर हम पिछले सिलेबस के कंपेयर करें तो 3000 वर्ड्स इन टोटल अभी भी हैं, लेकिन पिछले बार 1500 वर्ड्स पर ऐसे लिखने थे, इस बार 750 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं। तो अगर आप 700 वर्ड्स या 650 वर्ड्स से कम लिखते हैं ऐसे में, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके ऐसे से, तो इससे आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। इसके बाद इन जनरल हमने ये पाया है कि कैंडिडेट्स ने एसेस को फैक्चुअल ज़्यादा लिखा है, एनालिटिकल कम है। बार बार हम ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि ऐसे आपके एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट है, ना कि आपके फैक्चुअल जो पार्ट है वो आपके प्रीलिम्स में ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। इसलिए आप ये फोकस करें कि आपका ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल हो। हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स उस आर्ग्यूमेंट्स को जरूर सपोर्ट करने के लिए आप डालें, लेकिन ओवरऑल आपके एनालिसिस पार्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद हमने ये पाया कि आपने टॉपिक को नहीं समझा है। जैसे आपने देखा होगा ब्रिक्स और सार्क पे हमने पूछा है टॉपिक, तो इसमें ब्रिक्स का क्या रेलेवेंस है करंट सिनेरियो पे, ये हमारा टॉपिक था। लेकिन कई कैंडिडेट्स ने सिर्फ ब्रिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख दिया है। उसी तरह सार्क का अभी क्या रेलेवेंस है, इस पे हमें फोकस करना था। वहाँ भी सार्क के हिस्टोरिकल पार्ट को ज़्यादा कैंडिडेट्स ने लिखा है। तो अगर हमारा कंटेंट रेलेवेंट ना हो तो इससे हमें मार्क्स डेफिनेटली कम मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखेंगे किस तरह की बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल राइटिंग एन एसे। तो कुछ डोंट्स हैं इसमें। पहला है डू नॉट वेस्ट लॉन्गर ड्यूरेशन इन सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। कई बार ये होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट को सेट करते समय ज़्यादा समय ले लेते हैं या बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं करते हैं। ये दोनों ही पहलू सही नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि 750 वर्ड्स अगर हमारा वर्ड लिमिट है तो हम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में 150 वर्ड्स या 100 वर्ड्स से ज़्यादा स्पेंड ना करें। कोशिश हमारी ये रहे कि हम कॉन्साइसली लिखें, ब्रीफली लिखें और टू द पॉइंट लिखें। सेकेंडली है डू नॉट राइट रॉन्ग फैक्ट्स। ये भी पाया गया है कि कई कैंडिडेट्स ने सार्क में 10 देश हैं ये मेंशन किया है, तो इस तरह के फैक्ट्स ब्लेंडर हो सकते हैं और पूरे आपके ओवरऑल मार्क्स पे ये बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सार्क में 8 देश हैं तो आप 8 देश 8 मेंशन करें, ना कि 10। एक कैंडिडेट ने ये भी मेंशन किया था कि चाइना इज़ अ मेंबर ऑफ सार्क, तो आपको पता है चाइना सार्क का मेंबर नहीं है, और इस तरह के फैक्ट्स देने से आपके ऐसे पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद है
कि कई कैंडिडेट्स ने ऐसे को जीएस पेपर की तरह ट्रीट किया है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे को आप ऐसे के तौर पे लें, पैराग्राफ्स, अपने क्रिएटिव स्किल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ऐसे करके अपने ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाएं। इसको जीएस की आंसर्स की तरह ना लिखें। इसके बाद डू नॉट एंगेज इन अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट आपको ये ध्यान देना है कि आप अननेसेसरी क्रिटिसिज्म में एंगेज ना हो। आपको अनवाइज्ड व्यूज़ लिखने हैं। आपके ऐसे से ये पता चलना चाहिए कि आपका जो भी लीनिंग है, लेफ्ट हो राइट हो कहीं भी हो, लेकिन आपको एक बायस्ड राइट वे, राइट अप्रोच में आगे बढ़ना है। उसके बाद है डू नॉट टेक साइड्स। कई बार ये होता है कि हम आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्सेशन में कई बार आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं और एक या दूसरे साइड पे हमारा झुकाव हो जाता है। ऐसे में इस तरह के अप्रोच से बचें और साइड्स बिल्कुल ना लें। इससे ये हो सकता है कि आपके आर्गुमेंट्स अच्छे होने के बावजूद जो इवेलुएटर है वो आपको मार्क्स आपके कम कर सकते हैं। फाइनली हमने ये भी पाया है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कोट्स अननेसेसरी यूज़ करते हैं। अगर आप कोट्स यूज़ करते हैं तो उसके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डेमोक्रेसी का एक अब्राहम लिंकन का कोट है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर आप ये कोट मेंशन करते हैं तो इसके बाद जो आपके 2-3 सेंटेंसेस होने चाहिए वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। एब्रप्टली आप इस कोट को यूज़ करने के बाद किसी और मुद्दे पे बात करना स्टार्ट कर देंगे तो ये कोट कहीं ना कहीं इनफेक्टिव हो जाएगा। एरियाज ऑफ कंसर्न पे हम बात करेंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम हमने पाया है, कंसर्न पाया है, रेलेवेंस ऑफ कंटेंट। इस पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपका कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए। इसको एरिया ऑफ कंसर्न इसलिए हम लोग मान रहे हैं क्योंकि इररेलेवेंट कंटेंट लिखना एक ओवरऑल हमने सारे कैंडिडेट्स में पाया है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लाइटली लेना। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जैसे मेरा मानना है कि ये हमारे ऐसे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कोई इवेलुएटर आपके ऐसे को जज करता है ओवरऑल तो वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के इम्पैक्ट को ज़रूर फील करता है। अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ठीक से प्लान नहीं करते हैं तो ये आपके ओवरऑल मार्क्स को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे आप स्पेशल फोकस करें क्योंकि ये आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन पे हम एक अलग सा स्लाइड पे डिस्कशन करेंगे किस तरह हैंड राइटिंग, ओवर राइटिंग, इन सब से बचना है। और इसके बाद है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन पे भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में। तो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न में हमने पाया कि प्रेजेंटेशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे का। ऐसे को जीएस की आंसर की तरह नहीं लिखना है, ये बात हम कह चुके हैं। तो इसको हम लोग कैसे बेटर प्रेजेंटेशन से ऐसे को एक अच्छा ओवरऑल आउटलुक दे सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि कैंडिडेट्स जिन्होंने प्लानिंग अच्छे से नहीं की वो कहीं ना कहीं ओवर राइटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर राइटिंग से इवेलुएटर इरिटेट हो सकता है और आपको कम मार्क्स देगा। उसके बाद हमने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये पाया है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत है। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप अपने ग्रामर पार्ट को भी थोड़ा सुधार लें। उसके बाद है स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स यूजुअली मैंने ये देखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चेकिंग द पेपर्स कि हम एक स्पेलिंग यूज़ करना चाहते हैं, फिर उसको लिखने के बाद हमें ये लगता है कि ये स्पेलिंग नहीं होना चाहिए और फिर हम उसको कट कर देते हैं। या स्पेलिंग डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। जैसे एक वर्ड है डेटीरियोरेट। अगर डेटीरियोरेट एक अच्छा इम्पैक्टफुल वर्ड हो सकता है, लेकिन अगर उसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है। तो स्पेलिंग एरर से ज़रूर बचें। इसके बाद है गुड यूसेज ऑफ स्पेस प्रोवाइडेड। ये पूरा ऐसे आपके क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में ट्रेड ऑफ है। 750 वर्ड्स आपको लिखने हैं 45 मिनट्स में, तो आपको कहीं ना कहीं अपने स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन करना होगा। स्पेशली जिनकी हैंडराइटिंग, जिनका फॉन्ट साइज बड़ा है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप स्पेस को अच्छे से एनालाइज कर ले और उसके हिसाब से अपने हैंडराइटिंग को मैन्यूवर करें। तो स्पेस की अच्छी यूटिलाइजेशन से आपको अपने ऐसे के
वर्ड लिमिट को एडहेयर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करना है। ये कैंडिडेट्स का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके पास कंटेंट है, नॉलेज है, उनको स्ट्रक्चर भी आता है, लेकिन अगर हमें 110 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको कैसे हम एनहेंस करके 125 प्लस करना है। अगर हमें 125 मिल रहा है तो कैसे उसको 135 करना है। तो वैल्यू एडिशन ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर स्पेशल फोकस देना ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि वैल्यू एडिशन के लिए हमें कीवर्ड्स, कनेक्टर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स, इन तीनों पे ध्यान देना होगा। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन इन तीनों को हमें अपने नोटबुक में नोट करते जाना है और एक रिपोजिटरी बनाना है, ताकि ऐसे पेपर से पहले हम इन कीवर्ड्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि कीवर्ड्स से मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ, फिस्कल फेडरलिज्म, गुड गवर्नेंस, फिनेंशियल इंक्लूजन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये ऐसे इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं कि आपको ये वर्ड अगर आप किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो आपको अननेसेसरली बहुत सारी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कह देते हैं डिजिटल इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया, तो इससे ये पूरा संदेश जाता है कि डिजिटल इंडिया किस तरह हमारे सोशो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। इसी तरह आपको भी अगर कीवर्ड्स जो ऑलरेडी मालूम है, आप ज़रूर इसको हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कीवर्ड यूसेज से आपके ऐसे को एक स्पेशल वैल्यू मिलता है और अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपको फर्दर एसेज में मार्क्स एनहांस करने में ज़रूर मदद मिलेगा। कीवर्ड यूज़ करने से एक और फ़ायदा मिल सकता है कि आपको कम शब्दों में आप ज़्यादा बात कह सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और इससे आपकी वैल्यू भी ऐसे की बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कीवर्ड्स जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की। अगर छत्तीसगढ़ ऐसे की बात करें तो ये एक प्रॉब्लम रहता है CGPSC मेंस ऐसे में कि हम छत्तीसगढ़ वाले ऐसे में कैसे ज़्यादा मार्क्स पाएँ। तो इसमें मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा, ये मैंने महसूस किया है कि इन्होंने कुछ स्लोगन्स या कुछ अच्छे वर्ड्स लिख के इन्होंने काफ़ी अपने एसेस को काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाया है। जैसे कि अभी जो कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद इन्होंने एक स्लोगन दिया है, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा गुरवा और बारी एला बचाना है संगवारी। तो आप अगर इस स्लोगन को क्लोजली एनालाइज करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये पूरे स्टेट के रूरल डेवलपमेंट का जिस्ट है। इस चार चिन्हारी को आप अगर मेंशन करते हैं तो आप हर एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं। नरवा से इरिगेशन पार्ट को, वाटर रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट को आप फोकस कर सकते हैं। उसी तरह गरवा से आप एनिमल हस्बेंड्री, गुरवा से आप सैनिटेशन, आप सीवेज मैनेजमेंट और बारी से आप किचन गार्डन और हॉर्टिकल्चर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक स्लोगन हमारे ऐसे को इतना इम्पैक्ट, इतना वैल्यू प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ आप स्लाइड पे ये भी देख रहे हैं कि हमने अरपा, पैरी के धार, महानदी, अब इस तरह के आप अगर स्लोगन्स को यूज़ करें इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में तो ज़रूर आपके CG वाले एसेस को भी काफ़ी वेटेज मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको और भी जैसे हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, उसी तरह जैसे हम छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स और आपके दिमाग में आते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे क्या होगा कि और भी कैंडिडेट्स को कीवर्ड्स कंपाइलेशन में मदद मिलेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड, ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ पेपर्स मैंने ये भी पाया कि बहुत बड़ी एक इशू होती है पैराग्राफ को लिंक कैसे करना है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में हम कैसे स्विच करें। तो इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स में आप जैसे स्लाइड पे देख सकते हैं, हम डाल सकते हैं द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट, या फिर ये लिख सकते हैं कि अगर किसी इशू पे हम फोकस कर रहे हैं तो उसके बाद हम इट इज़ द नीड ऑफ द आवर या दिस डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन। या जैसे हम कह सकते हैं इलेक्शंस पे एक हमारा ऐसे है, तो अगर हम अपने कंक्लूजन को इस तरह स्टार्ट करें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन या डेमोक्रेसी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कनेक्टर आपके ऐसे को कितना अच्छा वैल्यू और कितना अच्छा लिंकेज प्रोवाइड कर सकता है।
फाइनली वैल्यू एडिशन में जो सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है वो है फैक्ट्स एंड फिगर्स का। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए किस तरह के कंटेंट कहाँ से फेच करना है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि इंटरनेट का यूसेज एक हमारे इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन है। इंटरनेट को जुडिशियसली यूज़ अगर हम करें तो अपने ऐसे को एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस या उसको वैल्यू एडिशन प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि CGPSC या UPSC किसी के लिए भी अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है इसको आप बिल्कुल एक कॉपी अपने पास रख ले, और चाहे GS हो या ऐसे हो, इसमें आप इसको जरूर यूज़ करें, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट डेटा है और लेटेस्ट डेटा है जिसको यूज़ करने से किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे नेशनल और IR इश्यूज़ हैं, इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि PIB वेबसाइट को आप डेली फॉलो करें। इसमें आप प्रेसिडेंट और PM के स्पीचेस को स्पेशल फोकस दें, क्योंकि इसमें बहुत रिच कंटेंट होता है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है। तो PIB को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इस तरह के इश्यूज़ पे ऐसे लिख रहे हैं तो इसके लिए आप ज़रूर सेंट्रल मिनिस्ट्री या नीति आयोग के रिपोर्ट्स के जिस्ट को फॉलो करें। अब बात करते हैं CGPSC में वैल्यू एडिशन कैसे करें। CGPSC के जनसंपर्क विभाग DPR वेबसाइट में आप इसको डेली विजिट कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट के डे टू डे इवेंट्स का एक पूरा जिस्ट आपको मिल जाएगा, जो आपको वैल्यू एडिशन में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता है न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना है। बट मेरा ऐसा मानना है इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स और रिपोर्ट्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो करें, डेली इसको फॉलो करें, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप फोकस रहेंगे। गोइंग फॉरवर्ड कुछ कैंडिडेट्स में ये भी हमने देखा कि वो अच्छा लिख सकते हैं, वो अच्छा कंटेंट भी है उनके पास, बट कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग क्लूलेस। वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं, दे आर नॉट एबल टू गैदर अटेंशन व्हाइल राइटिंग द एसे। तो ऐसे और कहाँ से स्टार्ट करना है, किस पॉइंट पर लेकर स्टार्ट करना है, तो इस तरह के कैंडिडेट्स के लिए मेरा ऐसा मानना है कि वो शॉर्ट एनालिसिस का यूज़ करें। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब है कि अगर हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं जिसमें 4 स्क्वायर्स होते हैं और इसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी ऐसे के लिए हम ये क्वाड्रेंट बना के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, ये 4 इश्यूज को अगर हम अपने इस पे अगर एनालाइज करें, इस पे एक रफ ड्राफ्ट बना ले, तो हम आराम से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस पे कैसे, फॉर एग्जांपल कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में स्ट्रेंथ हम ये लिख सकते हैं कि इससे हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, इससे हमें अपडेट्स मिलते रहते हैं जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स के सिलसिले में। इसके बाद वीकनेस सोशल मीडिया का ये आप लिख सकते हैं कि इससे प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं या आपके पर्सनल डेटा का शेयरिंग हो सकता है। गोइंग फॉरवर्ड थ्रेट्स की बात करें तो सोशल मीडिया से जैसे आपको पता है साइबर बुलिंग का भी या फिर ट्रोल्स का भी प्रॉब्लम कई लोगों को होता है। और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बिजनेसेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती हैं अगर वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को लेके जिसमें आपको पॉइंट्स गैदर करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पॉइंट्स गैदर करने में और अपने ऐसे राइटिंग में कंटेंट लिखते समय आप रेलेवेंट मटेरियल और फोकस्ड तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने अपने ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर किए। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।